हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं CRR एंड SLR एंड इस लेक्चर का प्री रिक्विजिट ये है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर जो है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करी है, उसके उसके आगे का कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है, तो पहले आप वो देखिएगा एंड देन इसको देखिएगा, ठीक है। एंड ऐसा मैंने इसलिए बताया जिससे आप अगर इसको देखो आपको समझ नहीं आया तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एक लेक्चर है वो देखना जरूरी है एंड उसके बाद ये वाला देखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारी एक और प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो CRR एंड SLR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये अपन देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था, ठीक है। तो काइंड ऑफ अपन स्टोरी की फॉर्म में इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल रिसेशन 2008 के अंदर जो आया था उसको अपन एक और नाम देते हैं, सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे ये कोई इंसान है जो कि जिसने मनी डिपॉजिट करी है, लेमन बैंक है ना। लेमन बैंक अपने मतलब ये जो है इंसॉल्वेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा सब प्राइम क्राइसिस हो गया था, है ना। तो अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ग्लोबल रिसेशन क्यों आया था, क्या रीजन था, सब प्राइम क्राइसिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे आपको ये जो अपना टॉपिक है CRR SLR ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इनकी चीज समझना जरूरी भी है ना। तो जो अपना लेमन बैंक है ये इंसॉल्वेंट हो गया था, दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है। तो ये जो है एंड इसके साथ साथ ये मतलब बड़ा बैंक है ना, उसके बाद प्लस 6 मोर बैंक्स है ना, तो ये भी इंसॉल्वेंट हो गए थे, ठीक है। तो ये जो सिटीजन है अपने, है ना, तो इन्होंने डिपॉजिट किया था इस बैंक के अंदर एंड देन जो बैंक है इन्होंने ये जो डिपॉजिटेड जो अमाउंट थी, जैसे सारे बैंक्स वर्क करते हैं सेम वही चीज इन्होंने करी, बट इन्होंने क्या करा कि सब प्राइम कस्टमर्स जो थे उनको ये जो अमाउंट थी वो दे दी। अब दो टाइप के कस्टमर अपन इसमें देख सकते हैं। एक होते हैं प्राइम कस्टमर जो कि टाइम से लोन वापस कर देते हैं, जो भी अमाउंट वो बैंक से लेते हैं वो टाइम से पहले या टाइम तक वो वापस कर देते हैं एंड उनका जो हिस्ट्री रहती है, रिकॉर्ड होते हैं वो अच्छे रहते हैं। जबकि सब प्राइम होते हैं वो उनका ऐसे रहता है वो करते भी नहीं भी करते, काइंड ऑफ प्राइम से नीचे, ठीक है। तो फिर जो लेमन बैंक है इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये मनी वापस नहीं दे पाए, राइट। तो इनके पास कुछ बचा नहीं, तो काइंड ऑफ अपन आगे और समझते हैं क्या हो रहा है। बट हाउ नो इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब ये जो ग्लोबल रिसेशन था 2008 के अंदर, ये सब प्राइम क्राइसिस अपन जिसको कह रहे हैं, तो इसमें सब सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी, तो इंडिया अफेक्ट क्यों नहीं हुआ था, तो अपन वो देखने वाले हैं कि 2008 की बात है पहली बात, तो ठीक है। तो अपन वो समझने वाले हैं कि कैसे इंडिया अफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सपोज ये अमेरिकन सिटीजन है, ओके। तो ये जो होते हैं ये पूरे EMI पे चलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे मतलब हाई स्कूल में आ जाते हैं, सपोज अपने एज तक जब आते हैं 20s के अंदर, 20s से भी पहले काइंड ऑफ 16-18 तक तो वो घर छोड़ देते हैं और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुम अपना देखो, अपना स्टडीज का खुद से देखो, जहाँ रहना है वो देखो, घर से निकाल देते हैं काइंड ऑफ थिंग, है ना। एंड तब क्या होता है, अब एकदम से तो इंसान इतना कमाने नहीं लगता, पार्ट टाइम जॉब कर करके भी वो काइंड ऑफ जो एजुकेशनल जो फीस होती है वो दे पाते हैं, रेंट कहाँ से आएगा, ये सब चीजें काइंड ऑफ EMI पर ही वो पूरा उनका सीन रहता है। वो बहुत मतलब बहुत चीजें। अब इंडिया में क्या होता है कि अपन वो ही लोन लेना प्रेफर करते हैं जो अपन चुका पाए। ज्यादातर ज्यादातर इंसानों के ज्यादातर घरों में यही माइंडसेट रहता है अपना कि अपने पास सपोज इतना रिजर्व है, इतनी सेविंग्स हैं, तो अपन उससे हल्का सा ज्यादा या उससे हल्का सा कम ऐसा ही अपन लोन लेते हैं, ठीक है। इस ज्यादातर केसेस में अपन जितना अपने पास सेविंग्स है उससे थोड़ा सा कम का ही लोन लेते हैं एंड उसको धीरे धीरे फिर अपन चुकाते रहते हैं, है ना। ऐसा सीन रहता है। बट वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे सारी चीजें EMI पे रहती हैं, सारी चीजें लोन पे ही चलती हैं, वहां का मार्केट ही ऐसा है। तो ये सीन था 2008 में अमेरिका में कि सारी चीजें EMI पे थी, तो ये शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। अमेरिकन सिटीजन जो है 2008 के अंदर भी शेयर मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स काफी थी अपने यहाँ पे। इंडियन
में जॉब मार्केट में प्राइवेट जॉब 2008 में कम थी, एंड ये सारी मतलब इतनी फेमस नहीं थी, राइट, एंड गवर्नमेंट जॉब्स ही ज्यादा प्रेफर करते थे लोग, राइट। तो ये सीन था, ठीक है। देन ड्यू टू द ग्लोबल रिसेशन शेयर मार्केट आल्सो गेट अफेक्टेड एंड देयरफॉर जॉब्स, ठीक है। तो ग्लोबल रिसेशन की वजह से ये जो काइंड ऑफ बड़े बड़े बैंक हो गए एकदम दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, प्लस 6 मोर, राइट। तो फिर काइंड ऑफ ग्लोबल रिसेशन की वजह से जो शेयर मार्केट था वो भी अफेक्ट हो गई, सही ऑब्वियसली। तो वो भी अफेक्ट हुआ, एंड उसकी वजह से जॉब्स, क्योंकि शेयर मार्केट में कौन, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो है वो अफेक्ट हुई कुल मिला के। एंड उसके बाद जो अमेरिकन सिटीजन है उनके पास ना तो जॉब रही, ना उनके शेयर मार्केट के शेयर्स अच्छे चल रहे थे, ईएमआई का तो पता ही नहीं क्या है, तो फिर कुल मिला के वो बहुत ही खराब सिचुएशन क्रिएट हो गई। बट इंडिया में एज आई सेड बहुत ज्यादा सिक्योर रहना पसंद करते हैं लोग, बहुत ज्यादा 2008 के अंदर शेयर मार्केट में एज सच कोई इन्वेस्ट करता भी नहीं था, करते भी बहुत कम लोग करते थे, एज सच कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं करते थे, राइट। तो इंडियन सिटीजन जो थे मोर सिक्योर माइंडसेट के होते हैं, होते थे, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या काइंड ऑफ कंपैरेटिवली ईएमआई पे कम रहते हैं, राइट। तो डिपॉजिट इन बैंक्स, बैंक के अंदर डिपॉजिट करते थे, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, राइट, बट शेयर मार्केट पे नहीं करते थे। तो नॉट इन शेयर मार्केट, दैट्स व्हाई ऑलरेडी लेस प्राइवेट जॉब्स इन 2008, प्राइवेट जॉब्स भी कम थी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, तो काइंड ऑफ अफेक्ट नहीं हो पाया इतना जितना उनको हुआ है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अपन ये और देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अपन कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन है, तो उसने डिपॉजिट किए 500 करोड़, ठीक है। तो इससे अपन समझ पाएंगे कि सीआरआर सीएलआर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट किए हैं 500 करोड़ 2 साल के लिए, ठीक है। एंड इस बैंक के पास जैसे पैसे आए तो उन्होंने उसका लोन बांट दिया, जो भी कर दिया, ठीक है। जो भी बैंक को जो जो भी चीजें प्रोवाइड करनी थी सब उसने लोन वगैरह, इस अमाउंट को कुछ तो करेगा ना, वो इन्वेस्ट करेगा या जो भी करेगा, ठीक है। तो बैंक ने वो कर दिया, ठीक है। अब बैंक के पास ये पैसे नहीं है, 500 करोड़ नहीं है अब बैंक के पास, है ना। तो अब क्या कर रहा है, बिजनेसमैन वापस मांग रहा है, ठीक है। तो बैंक डजंट हैव दैट मनी, बैंक के पास नहीं है वो पैसा, तो क्या करेगा वो, देन बैंक एसएलआर सीआरआर फ्रॉम आरबीआई, एंड एसएलआर कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में बिजनेसमैन के पास वो अमाउंट पहुंचाने का ट्राई करेगा। समझ में आया। एसएलआर जो होता है मैंने बताया, एज अ सेड, बैंक जो होता है वो खुद के पास मेंटेन करता है, सीआरआर जो होता है आरबीआई के पास मेंटेन होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि सीआरआर आरबीआई से लेगा, एसएलआर जो है खुद का जो कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर जो है वो लेगा, एंड देन उस बिजनेसमैन को वापस देगा कि भाई अपने पैसे ये लो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं लिक्विड एसेट। तो कैश जो होता है लिक्विड एसेट में नहीं आता है ऑब्वियसली, राइट। बट लिक्विड एसेट में वो आते हैं जो कि इजीली डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एसेट जो हो गए, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, तो ये दोनों जो है प्रोमिनेंट एग्जांपल है लिक्विड एसेट के, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत इजीली कन्वर्ट होते हैं, बट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी सा है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं तो अब अपन देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो इन्फ्लेशन वाला, जो मैंने आपको पहले बोला था कि अपन आगे समझेंगे और अच्छे से। तो वो अपन देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता। एज अ सेड 4% की मेंटेन करना होता है, 6% की मैक्स लिमिट होती है, 2% की मिनिमम लिमिट होती है, एंड उसको मेंटेन करना रहता है अपने को 4% के अराउंड, ठीक है। तो भी वो देखने वाले हैं कि सपोज 100 रुपीज से समझ में आता है, ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस भी अपन 100 रुपीज से समझता था, ये भी अपन उसी समझेंगे, ठीक है। तो आरबीआई जो है उसके पास सबसे पहले अपन देखते हैं बैंक, ठीक है। एनडीटीएल कैलकुलेट करता है, तो बैंक ने एनडीटीएल कैलकुलेट करा, 100 रुपीज अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज में से 4%, सॉरी हाँ 4% का सीआरआर है, ठीक है। तो 4% मतलब 4 रुपीज जो है ये आरबीआई को दे दिए, एंड बचे कितने अपने पास, 96 लेफ्ट हो गए, ठीक है। पहले बिना कटा वाले जो है ब्लू ब्लू इंक से जो लिखा हुआ है, पहले अपन को वो देखना है, ठीक है। 100 रुपीज से अपने पास 4% सीआरआर होता है, तो 4 रुपीज जो है वो आरबीआई को दे दिए गए, एंड 96 रुपीज जो है वो बैंक के पास रह गए, ठीक है, लेफ्ट है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ये अपना इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो अगर ये इस लाइन के अबव है, ठीक है, तो क्या सीन रहता है, ठीक है, मनी लिक्विडिटी। तो अपन देखते हैं, सो इन दिस केस सीआरआर इंक्रीज टू 5%। तो अब क्या होगा कि आरबीआई क्या कहेगा कि भैया हमको सीआरआर 4% नहीं 5% चाहिए, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कोई भी आप
आपको अमाउंट्स वगैरह कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो जो है इसने 4% से 5% कर दिया CRR। तो अब जो है 5 रुपीज देने पड़ रहे हैं आरबीआई को। जो 100 रुपीज है उसमें से 5% आरबीआई के पास चलेगा, तो 95 रुपीज अपने पास बच गए, है ना। तो अब क्या हो रहा है, दस कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एज मनी सप्लाई डिक्रीजेस। अब जिनको समझ नहीं आया है, एक बार खुले दिमाग से सोचो कि आप 100 ही रुपए हैं, ठीक है, ऐसे ही समझो 100 रुपए हैं, उसमें से पहले 4 रुपए देते थे एंड 96% बैंक लोन बांटता था, ठीक है। तो लोन बांटने से मेरा मतलब ये हमेशा ये होता है कि जब बैंक लोन बांटता है तब लोगों का कल्याण होता है, उनका भला होता है। क्यों? क्योंकि अगर जिनको लोन रिक्वायर्ड है, सपोज मेरे को पढ़ाई करनी है एंड मेरे को स्टडी लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, एंड एजुकेशन लोन के बिना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी सपोज, या फिर मेरे को खेती करनी है एंड खेती के लिए मुझे लोन चाहिए, खेती बिना लोन के बिना मेरी खेती नहीं हो पाएगी। तो काइंड ऑफ लोन जो होता है उससे डेवलपमेंट होता है। तो बैंक पहले 96 रुपीज का लोन दे पा रहा था या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा था, अब वो 95 एक पैसा मतलब 1 रुपया अपने कम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो काइंड ऑफ अगर बैंक के पास कम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इन्फ्लेशन जो अपना यहाँ पहुंच गया था वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो इन्फ्लेशन हाई होने लगता है तो अपना सीआरआर का जो सीआरआर की जो रेट है, परसेंट है, वो अपनी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही वर्क करता है। सेम फॉर एसएलआर। एसएलआर की बढ़ाएंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ सीआरआर का कह रही हूँ, सीआरआर का बढ़ाओ चाहे एसएलआर को बढ़ाओ, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ रिजर्व चीज है। सीआरआर आरबीआई के पास सबमिट होता है, एसएलआर बैंक की खुद के पास अलग से सबमिट रहता है। तो फिर वो दोनों को बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़े से कम पे आएगा, बढ़ने से नीचे आएगा, घटेगा। तो दोनों का सेम ही इफेक्ट होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन द सेम वे आरबीआई कैन ऑल्सो इंक्रीज एसएलआर, इट विल ऑल्सो डिक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई वही, मार्केट में आ ही नहीं रहा है वो पैसा, बैंक के पास है ही कम, तो फिर वो इन्फ्लेशन कम ही करेगा ना। तो एसएलआर हो गया या सीआरआर हो गया, दोनों का सेम प्रभाव पड़ता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इफ बोथ आर वर्किंग इन द सेम वे, एज आई सेड, बोथ आर वर्किंग इन द सेम वे, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसको कम कर रहे हैं, या कम है तो उसको ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। देन विच इज गिवन प्रायोरिटी, देन सीआरआर को बढ़ाएं या एसएलआर को बढ़ाएं। तो यहाँ पे सीआरआर बढ़ा रहे थे, एसएलआर बढ़ाएंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, तो दोनों में से किसको बढ़ाएं? तो इन जनरल एसएलआर इज गिवन प्रायोरिटी, एसएलआर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसको आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि एसएलआर जो होता है वो बैंक के पास ही रहता है ना, आरबीआई के पास नहीं जाता है वो। तो एसएलआर को प्रायोरिटी देने से क्या होगा कि बैंक उसको मतलब काइंड ऑफ इजी एक्सेस कह सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। सो नाउ फॉर डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के लिए जैसे सपोज यहाँ तक मैंने बताया था कि ये अपनी आइडियल है ना, तो यहाँ पहुंच गई तो अपन जो सीआरआर है वो इंक्रीज कर रहे थे, है ना, जिससे कि ज्यादा पैसे कटेंगे तो यहाँ पे कम बचेंगे बैंक के पास, ऐसा। अगर अपना डिफ्लेशन हो गया यानी यहाँ पहुंच गई लाइन, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। सीआरआर हो गया या एसएलआर हो गया, इसको अपन रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, इजी। तो सीआरआर एंड एसएलआर नो लिमिट इफेक्टिव फ्रॉम 2007, ठीक है। सीएलआर एंड एसएलआर के ऊपर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, एंड ये लिमिट हटा दी गई थी 2007 के अंदर, ठीक है। बैंक्स हैव टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर ऑन डेली बेसिस, ये मैं बता ही चुकी हूँ, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसके बाद इफ नॉट देन पेनल्टी ऑफ बैंक रेट प्लस, अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, पेनल्टी का फॉर्मूला मान सकते हैं इसको, ठीक है। पेनल्टी जो है वो कितनी लगती है, बैंक रेट प्लस 3%, ठीक है। तो इतने की पेनल्टी सॉरी, हाँ, इतने की पेनल्टी लगती है अगर, कहाँ गया, अच्छा वो मिट गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना पेनल्टी का फॉर्मूला हो गया कि बैंक रेट प्लस 3% जो है, ये इतनी पेनल्टी लगती है अगर कोई भी बैंक सीआरआर एंड एसएलआर एट द एंड ऑफ द डे मेंटेन नहीं कर पाता है तो, ठीक है। तो करंटली जो है 5.75 की बैंक रेट है, ठीक है, प्लस 3%, ठीक है।
सो इफ 5 ये अपन ने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अगर सपोज 15 सितंबर 2025 में बैंक रेट जो थी वो प्लस 5%, ये अपनी पेनल्टी लग रही थी, ठीक। अच्छा सॉरी, मैंने गलत समझा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे सपोज इजी इजी इजी, ठीक है। तो अपनी पेनल्टी का फॉर्मूला क्या है, बैंक रेट प्लस 3%, ठीक है। ये अपनी पेनल्टी का फॉर्मूला है, इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सपोज एक दिन में मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी ये पेनल्टी लग रही है, दूसरे दिन भी मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हो ही सकता है ना ऐसा, एक दिन मेरी पढ़ाई कम हुई, हो सकता है ना दूसरे दिन भी कम ही हो, है ना, तो पेंडिंग टास्क बढ़ सकते हैं, तो वैसे ही पेनल्टी भी बढ़ जाएगी। तो अब क्या होता है कि जैसे सपोज 15 सितंबर को मेरा बैंक है, ठीक है, वो अगर 15 सितंबर का CRR SLR मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो पहले मेरी बैंक की पेनल्टी लगी बैंक रेट प्लस 3%, ठीक। उसके बाद अपने 16 सेप को भी मैं नहीं कर पाई पेनल्टी, वो सॉरी CRR एंड SLR मेंटेन नहीं कर पाई, तो तब भी तो पेनल्टी लगेगी ना। तो अब क्या हुआ, इसको तो 2 दिन हो गए ना, तो ये बैंक रेट प्लस 5% हो जाएगा इसकी पेनल्टी जो है, एंड इसकी 3% वाली जो लेटेस्ट लगेगी। मतलब अगर आपका एक दिन का नहीं हुआ है तो 3%, 2 दिन का पेंडिंग है तो 5%, मतलब जो पुराना वाला दिन था उस पर 5% लगेगी, नए वाले पे 3% लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है। ओके, इजी समझ में आ गया होगा, कॉन्जिक्यूटिव फॉर 2 days, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं ये एग्जाम्पल, जो कि मैं मतलब ऐसे बता रही हूँ कि CRR का क्या सीन रहता है, क्योंकि अपन ने देखा है कि SLR जो होता है बैंक के पास खुद के पास सबमिट होता है, CRR जो होता है RBI के पास सबमिट होता है, बट ऐसा नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ ऐसा होता है बट ऐसा नहीं भी होता है। तो अपन समझते हैं वो क्या होता है, कि जैसे सपोज कोई भी सिटी है, ठीक है, कोई भी शहर है, उसके अंदर एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, एंड उसके अलावा सबऑर्डिनेट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उस बैंक की। तो जो मेन ब्रांच है, लीड लीड बैंक जो है ना, तो उस लीड बैंक के अंदर एक करेंसी चेस्ट होता है, ठीक है। तो उस करेंसी चेस्ट के अंदर CRR मेंटेन होता है। तो काइंड ऑफ जो करेंसी चेस्ट है वो RBI का है, तो देखा जाए तो वो RBI के पास ही मेंटेन हो रहा है, बट काइंड ऑफ जैसे ये वर्क करता है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, ऐसे लीड बैंक के अंदर जो करेंसी चेस्ट होता है उसके अंदर ये मेंटेन किया जाता है CRR, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो RBI के पास जाता है, ऐसा नहीं होता है। CRR वहां पे मेंटेन किया जाता है लीड बैंक की करेंसी चेस्ट के अंदर, RBI के पास जाता नहीं है वो, ठीक है। बट काइंड ऑफ क्योंकि करेंसी चेस्ट RBI का ही है तो फिर वो एसएच वो ही कहलाता है ना, समझ गए होंगे आप कि इजी सा है, करेंसी चेस्ट ही RBI का है तो RBI के पास ही जा रहा है ना, काइंड ऑफ कहने को तो। बट इन जनरल अपन देखते हैं कि ऐसे वर्क करता है, वर्किंग भी तो देखनी होती है ना, कि बस अपन थ्योरी थ्योरी देखें, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।